नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के दिग्गज और विश्व के महाशक्तियों में से एक फ्रांस के बीच संबंधों का ऐतिहासिक दिन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और इस ऐतिहासिक यात्रा का प्रारंभ हुआ है भारत की अद्भुत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी जयपुर से, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। मैं अजय मिश्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि पिंक सिटी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर से ही भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा फ्रांस और भारत के रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेगी, जिसकी उम्मीद हम सभी कर रहे हैं और जिसे दोनों नेताओं ने 14 जुलाई को पेरिस में होराइजन 2047 रोड मैप के जरिए तय किया था। मैक्रों शुक्रवार को मुख्य अतिथि के तौर पर यानी कि कल गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बनेंगे और इस दौरान परेड में फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड भी इसमें हिस्सा लेगा। अजय बिल्कुल। और फ्रांसीसी विदेशी सेना के फ्रांसीसी मार्चिंग दल में 6 भारतीय भी शामिल हैं। समारोह के फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान भी इस परेड का हिस्सा होगा। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उनका स्वागत करने वालों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शहर में जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान चर्चा में रक्षा सहयोग एजेंडे में सबसे ऊपर है, जिसमें समुद्री प्रौद्योगिकियां, भूमि युद्ध प्रणालियां और साइबर रक्षा में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। भारत एक मजबूत सैन्य औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए फ्रांसीसी बाजार तक पहुंच चाहता है। और इसी के साथ इंडो पैसिफिक में भी समुद्री सहयोग का विस्तार और रेड सी और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान भी दोनों देशों के एजेंडे में है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर भी पॉजिटिव चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान जो कि स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU की प्रोफेसर हैं। अंशु जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से प्रोफेसर अंशु, कैसे देखते हैं इस यात्रा को, और खासकर सामरिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के बीच में, और जब हम कहते हैं होराइजन 2047, उस दृष्टिकोण से भी भारत का नज़रिया फ्रांस के प्रति और फ्रांस का भारत के साथ जो सहयोग है, कैसे देखते हैं आपकी नज़र में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं कहूँगी असीम, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जयपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति न सिर्फ वहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे, वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे, चर्चा करेंगे। फ्रांस भारत के लिए, भारत फ्रांस के लिए बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मैं देखती हूँ। दोनों ही देशों के बीच में जो रणनीतिक समझदारी है वो बहुत परिपक्व है, और हमने जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की थी फ्रांस के साथ, उसके 25 वर्ष हमने पिछले साल पूरे किए। 2047 में हम 50 वर्ष अपनी इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे करेंगे, जो दोनों ही देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इसको देखते हुए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे हम रक्षा सहयोग का क्षेत्र लें या हम डिजिटलाइजेशन का क्षेत्र लें, स्पेस कोऑपरेशन देखें, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में फ्रांस ने हमेशा भारत की बहुत महत्वपूर्ण सहायता और साझेदारी विकसित की है विगत वर्षों में। चाहे हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से देखें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, चाहे हम एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की दृष्टि से देखें, क्योंकि पिछले साल यदि हम देखें तो
फ्रांस और भारत के मध्य 13.4 बिलियन यूएसडी का गुड्स का सामान का कारोबार हुआ है और सर्विसेज का 6.3 यूएसडी का कारोबार हुआ है। तो दोनों ही देशों की जो पहली बात तो आपस में एक मजबूत संबंध है और जो समझदारी है उसको देखते हुए ऐसे कई क्रिटिकल क्षेत्र हैं जिसमें जैसे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये भी दोनों ही देशों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जैतापुर की आप बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर के दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आगे का रोड मैप जो ये होराइजन 2047 है इस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है अजय। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जो कि पूर्व राजनयिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत साहब, आप इस दौरे को कैसे देखते हैं और ये एक नई परंपरा जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, पहले अहमदाबाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इसी तरह से एक नए रूप में भव्य समारोह के बीच रोड शो किया और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति भी आए और अब ये जयपुर में एक नई शुरुआत हुई है फ्रांस के रिश्तों के साथ में। कितना इम्पोर्टेंट है दोनों देशों के बीच ये संबंध और इस तरह का रोड शो जो कि भारत ने शुरू किया है, भारत का फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर जाना प्रधानमंत्री का और वहाँ के राष्ट्रपति का यहाँ पर आना? धन्यवाद। ये 7वीं बार है मेरा ख्याल कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, शायद 7वीं बार। तो एक तो महत्व होता है गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि होना जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक अब प्रतिष्ठा शुरू की है कि जब जब कोई खास आदमी आए उसको कोई दिल्ली से बाहर नहीं मिला जाए। जैसे आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को ले गए थे, तो अभी ये मैक्रोन के साथ तो उनकी बहुत दृढ़ दोस्ती है और कई अभी पल्लू जी ने बताया कि कई चीजें मैक्रोन के दौर में भारत और फ्रांस के बीच में दृढ़ हो रही हैं। तो ये उनको स्पेशल जेस्चर करना, जयपुर ले जाना बहुत ही अच्छी बात है। ये भी ना हम भूलें कि इस बार ही हमने एक्चुअली प्रेसिडेंट बाइडेन को बुलाया और उन्होंने काफी लेट मना कर दिया। तो राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की इज्जत के ऊपर भी एक अपने हाथ रखा कि उन्होंने फट हाँ स्वीकार किया जी। जब निमंत्रण उनको गया। तो ये एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही नहीं, एक मित्रता का संकेत है। तो इस मित्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी अभी जयपुर में जा रहे हैं। और ऐसे में एम्बेसडर, चूंकि 25 साल भी पूरे हुए हैं, भारत और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके भी पूरे हुए हैं और 2023 में जब ये पूरा हुआ तो उस वक्त ये कहा गया कि आने वाले जो 25 साल है 2047 तक हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। जो होराइजन, जो क्षितिज है वो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में भारत और फ्रांस, चाहे वो रणनीतिक क्षेत्र की बात हो, आर्थिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, तकनीक की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में 2047 तक में कैसे आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जो पिछली 25 वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूं अगले 5 वर्ष में उससे ज्यादा होगा। तो इस समय अगले 25 वर्ष का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल होता है। चलिए 5 वर्ष का लगा। तो इस 5 वर्ष में मैं समझता हूं परमाणु शक्ति, सोलर एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक जैसी जो एस्पेक्ट्स हैं, इन पे हमारा तालमेल और बढ़ेगा और फ्रांस हमारा रक्षा मामलों में जो सप्लायर है उसकी वो हैसियत और बढ़ती जाए। मेरे को लगता है ये मेन चीजें सामने आएंगी अगले 5 साल। और भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किला पहुंचे, जहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे राजस्थान की नगरी अपनी मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है और वहाँ के जो रंग हैं पूरी दुनिया में मुझे लगता है उतने बेहतरीन रंग, कलर्स आपको दिखाई देंगे किसी भी एक शहर में। और आप देखिए वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा देखिए, वहाँ की सम्मान माने जाने वाली पगड़ी देखिए, तो एक अलग सा ही माहौल नज़र आता है और कैसे लोगों के बीच में बिल्कुल सहज तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों
आपको दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये आमेर के किले में पहुंचे। ऐतिहासिक का किला पहचान राजा जयसिंह ने इस प्राचीन नगरी को बसाया जिसे आज जयपुर के नाम से जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य की आज राजधानी के तौर पर इसे देखा जाता है और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ का संगीत, यहाँ की लोक कलाएँ, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में उनके चटकीले रंगों के लिए वो जाने जाता है, अगर मैं इस तरह से कह पाऊँ। और गुलाबी शहर तो जानते हैं कि आप उसी के तौर पर पूरी दुनिया इस शहर को जानती है, क्योंकि जब एल्बर्ट हॉल बनाया गया उस वक्त राजा जयसिंह के मन में आया कि क्यों न इस पूरे शहर को एक रंग में रंगा जाए और विशेष बैठक के बाद इस शहर को गुलाबी करने का फैसला लिया गया। और आज वो ऐतिहासिक शहर जहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति पहुँचे हैं और बहुत ही ख़ास मौका है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको भारत तवज्जो देता रहा है, चाहे वो G20 का मंच हो या फिर गणतंत्र दिवस जैसा राष्ट्रीय पर्व। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ आपके हार्ड नेगोशिएशंस, जो आर्थिक मुद्दे हैं, सामरिक मुद्दे हैं, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उसकी एक नई मिसाल और उसके एक नए युग का सूत्रपात होता हुआ दिख रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर के आमेर किले में राजस्थानी आर्ट और चित्रकला का अवलोकन भी किया और कलाकारों से बात की। और राजस्थानी कला तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने बेहतरीन नक्काशी के लिए, अपने बेहतरीन रंगों के लिए, और यहाँ की जो हस्तकलाएं हैं वो संपूर्ण दुनिया को एक ही बार में आकर्षित कर लेती हैं। और कुछ कलाकारों से इंटरैक्ट करते हुए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी पहचान है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको भारतवर्ष में दिखाई देगी। और भारतवर्ष कितनी विविधताओं से भरा हुआ है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाइए और आपको वहाँ पर कलाएं बदली हुई मिलेंगी, वहाँ की बोली आपको बदली हुई मिलेगी। इतनी विविधताओं से भरा देश कि कोई भी आकर्षित हुए बिना रहता नहीं है। और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत की धरती पर महाशक्तियों में से एक, विश्व की महाशक्तियों में से एक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा किस तरह से फ्रांसीसी राष्ट्रपति जयपुर में इस वक्त हैं और वो वहाँ के जो उत्पाद हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। ऐसे वो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि GI टैग भी मिला हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भारत की जो एक कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ कुछ बताएं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो मजबूती की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस जो कि कल हम मनाने जा रहे हैं उसके वो मुख्य अतिथि हैं, इसलिए वो भारत इस वक्त आए हुए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी शामिल होने जा रही है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। फ्रांसीसी सेना की 95 जवानों वाली मार्चिंग कंटिंजेंट और 33 जवानों का बैंड इसमें शामिल है। आप देखेंगे उन तमाम तस्वीरों को कल कर्तव्य पथ पर। फ्रांसीसी वायुसेना के रफाल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल होंगे जो कि वहां पे कर्तव्य आपको करते दिखाई देंगे। भारतीय सेना भी 14 जुलाई 2023 यानी कि पिछले साल फ्रांस का वहां का जो बैस्टल डे परेड होता है उसमें वो शामिल हुई थी। और बैस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल पेरिस में थे और मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले जो मैक्रों हैं वो छठे फ्रांसीसी नेता हैं। इससे पहले भी कई नेता गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं जो कि इससे पहले भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो चुके हैं। साल 1976 की बात है। 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक शिराक, 1980 में राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing, 1998 में एक बार जब वो राष्ट्रपति बने जैक शिराक तब, 2008 में राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी, 2016 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में वो शामिल हुए थे। और फ्रांस जो है वो इस समारोह में 6 बार आमंत्रित होने वाला एकमात्र देश बन चुका है।
इससे पहले किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इतनी बार इस गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए नहीं आमंत्रित किया गया है। फ्रांस अपने आप में ऐसा पहला देश बन गया है जिसके राष्ट्राध्यक्ष 6 बार इसमें शामिल हो रहे हैं। फ्रांस, हम बता रहे हैं कि 27 देशों वाला EU का एक बहुत ही प्रमुख सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का। भारत और यूरोपीय संघ ने 8 वर्षों से भी अधिक के अंतराल के बाद बातचीत की बहाली की शुरुआत की है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और जून 2022 में लंबे समय से लंबित व्यापार और निवेश समझौते के लिए बातचीत की बहाली अब शुरू हो गई है। भारत के 8वें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में फ्रांस अपने आप को स्थापित किया है। 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के तौर पर फ्रांस है। 2023 में यानी कि बीते साल भारत और फ्रांस द्वारा रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं। और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो डिफेंस सबसे पहले, आर्थिक सहयोग, असैन्य परमाणु सहयोग जिसका जिक्र हमारी मेहमान भी कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग, जलवायु सहयोग, समुद्री संबंध, अंतरिक्ष सहयोग, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, सहयोग के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि लगातार दोनों देश आपस में सहयोग एक दूसरे की कर रहे हैं। फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार भी है, डिफेंस पार्टनर है। 2017 से 2021 में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता फ्रांस हुआ है। हमने बहुत सारे हार्डवेयर्स वहां से इंपोर्ट किए हैं फ्रांस से। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पारंपरिक पनडुब्बियों की आपूर्ति भी हमने फ्रांस से की है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भारत की रक्षा पंक्ति में एक सबसे अहम किरदार निभाने वाला रफाल लड़ाकू जेट की आपूर्ति भी हमने फ्रांस से ही की है। टाटा समूह जो है वो गुजरात में C295 सामरिक परिवहन विमान का विनिर्माण कार्य की शुरुआत कर चुका है, और ये फ्रांस के एयरबेस के साथ ये समझौता हुआ है गुजरात के वडोदरा में। सैन्य वार्ता और नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी दोनों देशों के बीच चलते रहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं किस तरह से भारत और फ्रांस के जो रणनीतिक संबंध हैं, जो डिफेंस टाई हैं, वो कितने मजबूत हैं। नौसेना के हवाले से कहा जाए तो वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है, गरुड़ वायुसेना की तरफ से और शक्ति थल सेना की तरफ से ये आयोजित किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस जो वो भारत का एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी है। 2021 और 22 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक व्यापार इन दोनों देशों के बीच में हुआ था। यूएनएससी जो परमानेंट सदस्यता की बात भारत लगातार करता आ रहा है, उसकी सदस्यता के लिए और साथ ही साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी प्रवेश का पक्षधर रहा है फ्रांस, और हर मौके पर, हर मंच पर फ्रांस भारत का इस दोनों मैटर पर सपोर्ट करता आ रहा है। दोनों देशों ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी, ISE की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। साथ ही साथ एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुले हिंद प्रशांत के प्रति भी दोनों देश साझा विजन को शेयर करते हैं। भारत और फ्रांस हाल के वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग दोनों देशों के बीच में हुआ है। 2020 में इसरो और वहां की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, उन दोनों के बीच में अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी सहयोग बढ़ाया गया है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस G7 का एक बहुत ही अहम सदस्य है, OECD का है, G20 का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और भारत की जो फ्रांस की जो विमानन क्षेत्र है, उसका जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, रेलवे और कृषि अनुसंधान में वो काफी अग्रणी देश रहा है, और भारत उसके इस एक्सपर्टी का फायदा लगातार उठा भी रहा है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस सक्षम करने की भी प्रक्रिया जारी है, और कहा जा रहा है कि आज फ्रांसीसी नेता वहां पे जयपुर में UPI के जरिए भी वहां पेमेंट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो या फिर हम अगर टिकाऊ विनिर्माण की बात कह लें, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार भारत और फ्रांस एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस भारत के लिए FDI का भी एक बहुत ही अहम सोर्स रहा है। 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोड मैप पर भी अपनाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं, जिसे कि होराइजन 2047 कहा जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि भारत और फ्रांस के जो संबंध उसको और भी मजबूती प्रदान करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम इस विषय पर और भी विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जेग है जी, मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम फ्रांस और भारत के संबंधों पर बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा आज आप देखेंगे, एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया है और उस पर भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। अमृतपाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल सिंह, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अगर मैं आपसे सीधे तौर पर ये समझना चाहूँ कि भारत फ्रांस पर कितना भरोसा करता है और फ्रांस भारत पर कितना? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तमाम एरियाज कवर करती है, आपके डिफेंस के, सिक्योरिटी के, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ग्लोबल फोरा पे आपके जो एक मत हो, आप यूनाइटेड स्टैंड्स ले सकें, अलग अलग ग्लोबल फोरा, UN से लेके जब आप इनवाइटी कंट्री होते हैं, G7 पर आपकी आवाज़ रखना या G20 पर, जैसे हमने देखा कि जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था जो इंडियन पोजीशन थी इंडियन प्रेसिडेंसी के दौरान। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, और क्योंकि एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और दूसरा जो दोनों नेता हैं उनकी जो एक पर्सनल केमिस्ट्री है, मैं कहूँगा उसने भी काफ़ी बूस्ट दी है। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस हुआ था तो ये दोनों कंट्रीज, एक डेवलप्ड वर्ल्ड से, एक सो कॉल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड से बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट चेंज की जहाँ डिबेट फंसी हुई थी डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में, तो उन्होंने एक राह दिखाई थी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने रोड ब्लॉक्स को नेविगेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें पर्सनल केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। अब आपने देखा कि पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी को इमैनुअल मैक्रोन ने चीफ गेस्ट बुलाया था अपने बैस्टील डे पे, जो उनका नेशनल डे होता है, हमारे गणतंत्र दिवस का रफ इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं। अब ये आ रहे हैं, इमैनुअल आए हैं, कल चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। तो ये दर्शाता है कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, और दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं और इस रिश्ते को काफ़ी महत्व देते हैं। अजय, ये जानते हैं कि भारत की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने की दिशा में फ्रांस लगातार हमारा सहयोग करता आ रहा है। हमने देखा रफाल लड़ाकू विमान की बात हो या फिर स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है उसके भी उसका जो नेवल वर्जन है उसको भी हम लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में रक्षा संबंधों की बात की जाए, भारत फ्रांस के लिए किस तरह से, हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं फ्रांस से। ऐसे में इस विजिट के बाद से दोनों देशों के जो रक्षा संबंध हैं उसको आप किस तरह से मजबूत होते हुए और आप देख पा रहे हैं? देखिए, रक्षा संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज जब दोनों लीडर्स आराम बाग में मिलेंगे इस रोड शो के बाद, और हवा महल के बाहर चाय पीने के बाद वो टॉक्स होल्ड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, करीब 45 मेंबर डेलीगेशन है, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं वो आ रही हैं। तो आज जब आराम बाग पैलेस में बात होगी तो डिफेंस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा। आपने बात की मैरिटाइम वर्जन रफेल की INS विक्रांत के लिए, उसके लिए भारत ने प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब उसको तेज़ी लाने के लिए ये ज़रूर मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इस पर बातचीत होगी। स्कॉर्पिन एक्विजिशन, एटलीस्ट 3 नई स्कॉर्पिन सबमरीन्स की एक्विजिशन की बात एडवांस स्टेज में है। उसको क्या इस बार कंक्लूड कर लिया जाएगा ये देखना होगा। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि असीम के एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन प्लान दोनों साइड्स अनाउंस कर सकते हैं, कम से कम वो नेगोशिएशंस में है। तो जिसमें आप जॉइंट प्रोडक्शन कर सकें, एक अपनी ज़रूरतों के लिए आप जॉब्स क्रिएट करें, और उससे भी आगे बढ़कर आप जॉइंट प्रोडक्शन करें, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी शेयर करके और थर्ड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक रोड मैप, इंडस्ट्रियल रोड मैप। दूसरा स्पेस के क्षेत्र में सिविलियन स्पेस कोऑपरेशन के लिहाज से और डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन के लिहाज से, क्योंकि स्पेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है आपकी सिक्योरिटी कवर के लिहाज से। तो ये मुद्दे मेरा ख्याल आज शाम जब रात्रि भोज पे बात होगी तो दो लीडर्स ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। जी एम्बेसडर गुरजीत सिंह, आपके पास आना चाहूँगा मैं। ये जब 1998 में भारत न्यूक्लियर हुआ, उस वक्त फ्रांस ने सपोर्ट किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, उस पर भी फ्रांस की हमें उसका समर्थन मिला। UN में परमानेंट सदस्यता की बात हो, फ्रांस लगातार कहता रहा कि भारत को सदस्य बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर चीन के खिलाफ भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, इन सभी मुद्दों पर फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है और लगता है कि यूरोपियन यूनियन में एक अच्छे मित्र के रूप में फ्रांस जो है वो भारत के समक्ष आया है। इस पूरे संबंध को आप किस तरह से देखते हैं आगे जाते हुए? जिस तरह से असीम कह रहे थे कि अगले 25 साल काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। उन्होंने तो कहा 25 साल पर, मैंने कहा 5 साल का देख लें, क्योंकि 5 साल में तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, हमें नई टेक्नोलॉजी पे काम कर। लेकिन अभी आपके जयपुर से कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो कहा, ये ठीक दुरुस्त बातें कही। देखिए, और जो आप कह रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सबसे डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रांस है भारत, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की एक पर्सनल केमिस्ट्री है, जो आज जयपुर में उनके नजर आएगी, इसमें बहुत चीजें आगे बढ़ सकती है। और इसमें देखिए, हमारी जो सोर्सिंग और डिफेंस सप्लाईज है वो फ्रांस से तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अब हमें चाहिए कि मेक इन इंडिया हो, जॉइंट वेंचर्स हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो। अब सैफरॉन इंजन फॉर हेलीकॉप्टर्स में बात चल रही है, कई चीजें और हो सकती हैं। थोड़ी देर पहले आपने बताया था CH-295 भारत में बनने वाला है एयरबस का। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब कंट्रीज एयरबस में इकट्ठी है। हम चाहते हैं कि एयरबस का एक एरो पार्क भारत में लगे, जहां पर सारे प्लेन्स के कुछ पार्ट्स बने और उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भारत डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू चेन में शामिल हो। इस पर डॉक्टर एम्बेसडर, इस पर टाटा ने कुछ काम किया है। गुजरात के वडोदरा में एक प्लांट लगाया गया जिसमें कि एयरबस के कुछ पार्ट्स, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। जी, मैं उसी के बारे में, मैं उसी का इशारा कर रहा हूं, लेकिन वो एक है। मैं चाहता हूं एयरबस का एक इंडिपेंडेंट एरो पार्क बने, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। ये जब मैं जर्मनी में था, मैंने उस समय एयरबस को बहुत कहा था, लेकिन उस समय एयरबस क्या कहता था कि आपने 500 सिविलियन एयरक्राफ्ट तो ऑर्डर किए हैं भारत से, लेकिन जब हमें यूरोफाइटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब हम करेंगे। लेकिन अब यूरोफाइटर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिल रहा है, अब तो रफाल को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिम्मेवारी फ्रांस पे आ जाती है कि वो एयरबस के ऊपर काम करे, क्योंकि उसमें उनका दबाव ज्यादा चलेगा। दूसरी बात है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी, देखिए इस समय स्पेस पे बहुत हम महत्व दे रहे हैं।
मिनिस्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह हमारे सहयोगी जो चैनल है उस पर अपनी सेवाएं देने के लिए जाने वाले हैं। तो अमृतपाल सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता है, उसका समय, उसका एजेंडा तय हो गया है, और वो कौन से मुद्दे हैं? अगर ये वार्ता होती है दोनों नेताओं के बीच में, तो किन बातों पर सहमति बनने के आसार आपको दिख रहे हैं? देखिए, पूरा गैमेट ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस होगा कि जिस परिस्थिति जो बायलैटरल एस्पेक्ट है, चाहे वो डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जयपुर को चूज करना कि आप अपनी एक तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो दिखाएं दुनिया को, पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, और वो प्रधानमंत्री के एजेंडा में हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को यूज़ किया कि आप ये बहुत सुंदर जगह है, इसको प्रमोट करें, और वैसे ही राजस्थान एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो प्रधानमंत्री अक्सर ये करते हैं कि हालांकि गणतंत्र दिवस की परेड तो दिल्ली में होती तो चीफ गेस्ट दिल्ली में आएंगे, पर प्रधानमंत्री ने ये इंश्योर किया कि वो भारत के अलग किसी हिस्से में भी जाएं। ये हमने देखा था जब शिंजो आबे आए थे, तब के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जापान के, फिर डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद में होस्ट किया था, शी जिनपिंग को भी होस्ट किया था। तो प्रधानमंत्री का ये फोकस रहता है कि आप अलग अलग जो भारत के हिस्से हैं या भाग हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, सहमति जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिफेंस के क्षेत्र में और जॉइंट प्रोडक्शन पर बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। अब देखना होगा कि क्या वो सहमति बन पाती है, किसी तरीके का जॉइंट इंडस्ट्रियल रोड मैप, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप वो अनाउंस कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आए तो उससे क्लैरिटी होगी। पर मुझे ये मालूम है कि क्योंकि मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बीट कवर करता हूँ कि इस पर एडवांस स्टेज पर बातें हो रही हैं डिप्लोमैट्स के बीच में, और अब दोनों प्रिंसिपल्स पर है। आज शाम को जब वो बैठकर बात करेंगे और उनकी डेलीगेशंस भी रहेंगी, क्योंकि वो टॉप डेलीगेशंस, जैसे मैंने कहा, उनके विदेश मंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्री साथ हैं, उनके टॉप कॉर्पोरेट हॉन्चोस साथ हैं जो रेलिवेंट सेक्टर्स से हैं। तो स्पेस कोऑपरेशन पर आगे बात बढ़ सकती है। तो अब ये एग्जैक्टली किन पे सहमति बन पाए, ये जब जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगी कल तक, आप इंतजार करें। पर इन मुद्दों पर बातचीत काफी एडवांस स्टेज। तो एक बड़े शिष्टमंडल के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है, किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृतपाल, जयपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर अंशु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अमृतपाल कर रहे थे कि हमने G20 में भी देखा कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो उसके वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई। इससे पहले भी जो चाइनीज़ के प्रीमियर आए थे उनको भी हमने देखा गुजरात में और अलग अलग शहरों में। तो ये दिखाता है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कि पहले की सरकारों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही फोकस हुआ करता था कि यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, लेकिन इसको भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अलग अलग शहरों में आप इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इससे भी एक, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि एक तो कल्चर और टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल असीम, और जैसा कि आपने कहा डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूरी जो कवायद है वो मेरे ख्याल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो तमाम मंच हैं या किसी दूसरे देश के साथ हमारे चाहे द्विपक्षीय संबंध हो या G20 जैसे बहुपक्षीय मंच हो, उनके लोकतंत्रीकरण का प्रयास है। तो हमने G20 की प्रेसिडेंसी के रूप में जब हमने अपने यहाँ पर वर्किंग ग्रुप के आयोजन किए, मीटिंग्स की, तो हमने Tier 2 शहरों को चुना, भारत के अलग अलग राज्यों के, और उसके जरिए हमने भारत की विविधता में एकता को तो दर्शाया। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं बताया, इसके बारे में संदेश दिया। और इसी के जरिए हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है कि देखिए हम कैसे विविध होते हुए भी एक हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, वहां के लोगों से जो अन्य G20 के सदस्य देशों के आए हुए ऑफिशियल्स थे वो मिले, और इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट और गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट को बहुत बढ़ावा मिला। और ऐसे ही हम दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी देखें, हर बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक अलग राज्य और वहां का एक कल्चर है जिसको वो फीचर करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि वीरों की धरती पर बड़े, जो भारत की आन बान और शान के रूप में राजस्थान जाना जाता है, जयपुर को चुना है और वहां बड़े
बहुरंगी हम वहां का उत्सव का दृश्य देख रहे हैं जी। बहुत सुंदर, किस तरह से गले में उन्होंने वो एक सुंदर सा दुपट्टा डाल रखा है और एक बहुत ही सुंदर दृश्य हम देख सकते हैं। साफे पहन रखे हैं वहां पर जो फ्रांस के अधिकारी आए हुए हैं उन्होंने। तो ये एक भारत की जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो संस्कृति है जो हमारी है जी, और वही एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविधता में एकता, और वहां से ये बताना कि हम सब एक हैं। तो इसी को वैश्विक स्तर पर ले जाना कि वैश्विक स्तर पर भी हम सब एक हैं। तो इसी का प्रयास मेरे ख्याल हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर बार करते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी बात और भी है कि जो फ्रांस और भारत हैं उनके जो संबंध है स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर के भी काफ़ी मजबूत है। ख़ासतौर पर अगर हम चंडीगढ़ को देखें, नागपुर को देखें, तो इन दोनों शहरों के को कैसे स्मार्ट बनाया जाए उनको लेकर के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार जारी हैं। कुछ और भी शायद शहर जोड़े जा सकते हैं। प्रोफेसर एम्बेसडर गुरजीत सिंह, अगर आपसे हम समझना चाहिए, ये शहरों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की नई परंपरा हम लोगों ने शुरू की है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जानते हैं कि हमारा एक बड़ा फोकस है, उसमें टेक्नोलॉजी या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फ्रांस से उनको अडॉप्ट करना, चाहे वो बिग डेटा एनालिटिक्स हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस तरह की जो चीज़ें, ईज़ ऑफ लिविंग, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ठीक है रोड शो हो रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो गया, लेकिन भारत को मिला क्या, भारत के नागरिकों को क्या मिला। तो सीधे तौर पर ऐसी परियोजनाओं के साथ इन दोनों राजनयिकों के बीच वार्ता को जोड़ करके देखना कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे जब क्षेत्रों में सहयोग होगा तो कई लाख लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और इसलिए इन दो बड़ी शक्तियों का एक साथ आना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आपकी राय? पहले एक सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट होता था, जो होता था कि एक शहर जैसे जयपुर हो गया, उसका कोई सिस्टर सिटी। मेरे को नहीं लगता है कि फ्रांस के साथ उनका कोई सिस्टर सिटी रिलेशनशिप है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है वो सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट भारत का अपना कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी सिटी को स्मार्ट बनाएं और हमारे जो सहयोगी देश है उनसे जो भी हम सहायता ले सके वो हमें मिले। तो जैसे कई जगह होता है कि जैसे फ्रांस ने भी किया, कई नगरों में मेट्रो को सहयोग दिया, कईयों म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में सहयोग दिया, डिजिटाइजेशन में सहयोग दिया। ये सब चीजें आजकल जो मॉडर्न सिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, ये सब चीजों में सहयोग होता है। इसलिए हमारे देश में जो भी स्मार्ट सिटीज हैं उनके अपने अपने प्लान हैं जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अप्रूव करती है। तो हर स्मार्ट सिटी प्लान एक नहीं है, उसके पहलू अलग हैं, और वो चाहते हैं कि फिर जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन होती है उसके जरिए से हम क्या सहयोग पा सके। जैसे जर्मनी है, उसने कोची में बैटरी ऑपरेटेड फेरीज में सपोर्ट किया है, जापान ने कई शहरों में सपोर्ट किया है। इससे फ्रांस भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है, और फ्रांस की जो एजेंसी AFD है उसका फुटप्रिंट अब ज्यादा दिखने में आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आप स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें फ्रांस का सहयोग बहुत जरूरी हो सकता है, और आगे जाके ये भी एक मुद्दा है जिसमें ये शहर की जो एक शहरों की तालमेल होती है, शहरों का एक एक्सपीरियंस होता है, वो भी हमें आगे जाके देखने को। और स्मार्ट सिटी तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और इस पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर अंशु, आप अगर इस पे कुछ ऐड करना चाहें। सिटीज जो है वो भारत और फ्रांस के बीच जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके कुछ प्रायोरिटाइज्ड एरियाज हैं, जैसे रेलवेज सिस्टम को मजबूत करना या एयर ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना। तो वैसे ही स्मार्ट सिटीज उसका एक पार्ट है, और इस समय फ्रांस हमारा 11वां सबसे बड़ा FDI देने वाला देश है जी, और स्मार्ट सिटीज उसका एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटाइज्ड क्षेत्र है। 1000 फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स इस वक्त भारत में काम कर रहे हैं जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है किस तरह से FDI का सोर्स जो है वो भी फ्रांस है, और जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें भी लगातार जो तमाम कंपनीज हैं वो भारत की मदद कर रही है, वो तमाम कंपनियां फ्रांस की तरफ से। FDI की बात करूं तो जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 2000 से लेकर के 2023 तक वो $10.5 बिलियन का है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो ये चर्चा लगातार जारी है। दोनों देशों के ये जो संबंध है वो कैसे एक नए युग की शुरुआत हो रही है, और इससे आम लोगों को मिलेगा क्या, चर्चा जारी है। देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देखा हमारा विशेष कार्यक्रम भारत फ्रांस दोस्ती का नया युग, और वाकई इस विजिट के बाद से दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हम लगातार भारत और फ्रांस के जो संबंध रहे हैं बीते वर्षों में और आने वाले 25 वर्षों में किस तरह से इसको आगे बढ़ते हुए दोनों देश देखना चाह रहा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। दो बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अंशु जोशी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जैसा कि सहयोग के और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एक एक करके हम उस पर चलेंगे, लेकिन डिजिटल जो कोऑपरेशन है उसमें किस तरह से फ्रांस भारत की मदद कर सकता है और दोनों एक दूसरे का मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं डिजिटल कोऑपरेशन में? असीम, देखिए, डिजिटलाइजेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ भारत बल्कि फ्रांस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तेजी से हम आज की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल कोऑपरेशन जो है वो दोनों ही देशों के बीच, फिर कहूंगी कि जो रणनीतिक साझेदारी के जो प्रायोरिटाइज्ड एरियाज हैं उसमें से एक है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस अगस्त 2019 में गए थे, तब उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ कुछ अहम जो MOUs थे और समझौते थे उन पर हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रांस की जो ये एक MS एटॉस है और भारत की CDAC जो है, इन्होंने 14 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं भारत के लिए बनाए हैं, और इसमें आगे भी काम चल रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के फास्टेस्ट डेटा एनालिसिस को लेकर के और आगे किस तरह से अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में काम हो सकता है, उसको लेकर के दोनों ही देश काम कर रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो फिर फ्रांस से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भारत को मिले हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जिसमें फ्रांस के साथ हम इस प्रकार के वेदर मॉडलिंग को लेकर के कुछ सुपर कंप्यूटर्स का और डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर हम काम कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। क्लाइमेट रिसर्च को लेकर के भारत और फ्रांस भारत के IIT चेन्नई के माध्यम से काम कर रहे हैं, और हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है, यहाँ पर भी भारत और फ्रांस के बीच ऐसा को रिसर्च और को डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा काम हो रहा है। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात आपने कही, तमाम जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि स्कूल के लेवल से ही अटल टिंकरिंग लैब की बात हो या फिर हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। ऐसे में फ्रांस, चूँकि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अव्वल कंट्री है, ऐसे में डिजिटल कोऑपरेशन और खासकर एजुकेशन के सेक्टर में भारत में किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? शिक्षा का क्षेत्र भी दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसको डिजिटल टेक्नोलॉजीज को शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सके और किस तरह से शिक्षा को अत्याधुनिक बनाया जा सके, इसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में काम चल रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं न सिर्फ शिक्षा का क्षेत्र, हमारा जो टूरिज्म का क्षेत्र है या हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का हम क्षेत्र ले लें, या इसके अलावा जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, तो ये तमाम क्षेत्र कहीं ना कहीं अत्याधुनिक तकनीक से और अधिक इनेबल हो सकते हैं, और इसको लेकर के फ्रांस और भारत साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ हम फ्रांस से ही नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम है, लाइफ इनिशिएटिव, जी लाइफ इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं, वो फ्रांस ने अपनाया है और फ्रांस अपने यहाँ उसको इंप्लीमेंट करके और उस पर काम कर रहा है। उसी प्रकार जैसे हम दूसरी तरह से देखें तो अभी बीच में बात भी चल रही थी एयरबस की, तो पिछले साल एयर इंडिया ने 250 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबस से लेने पर काम करना शुरू किया है। तो इस प्रकार से दोनों ही क्षेत्र जो दोनों ही देश, यदि हम तकनीक का क्षेत्र देखें और विशेषकर डिजिटल तकनीकों का जब हम क्षेत्र देखें तो साथ में काम कर रहे हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जब दो महाशक्तियां मिलती हैं तो पूरी दुनिया की निगाह उस पर होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और यूरोजोन की बड़ी महाशक्तियों में से एक फ्रांस जब मिलेंगे आज द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तो दूसरे देश, चलिए पाकिस्तान की बात तो हम छोड़ देते हैं, उस पर तो कोई कमेंट करना वर्थ ही नहीं है, समय देना ही नहीं चाहिए ऐसे देशों को। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और बर्लिन, ये 4 जगहों पर किस तरह से इस संबंधों को, इस यात्रा को देखा जा रहा है?
वॉशिंगटन इस समय अपनी आप पे ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा है, क्योंकि नवंबर में वहां पर इलेक्शन है और अभी प्राइमरी चल रही। बिल्कुल। तो अगर तो ट्रंप वर्सेस बाइडेन का अगला कॉन्टेस्ट होता है, तो जो अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक पे है वो थोड़ा ढल जाता। इस समय हमारे लिए फ्रांस का सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस का ये जो अटेंशन स्पैन है ये ढलेगा नहीं इस समय, वो कंसिस्टेंट रहे। दूसरी रही बात बीजिंग की, जैसे बीजिंग अमेरिका के साथ एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो फ्रांस के साथ भी स्टेबिलिटी चाहता है। अब फ्रांस क्वाड में नहीं, इसलिए बीजिंग फ्रांस को अपना इतना बड़ा राइवल नहीं मानता है जैसे वो क्वाड देशों को मानता है। तो फ्रांस बीजिंग के साथ स्टेबिलिटी चाहता है और बीजिंग भी वो चाहता है, लेकिन बीजिंग ये देखेगा कि फ्रांस हमारे साथ कितना आगे बढ़ा। और खासकर इस समय जो सेंसिटिविटी बीजिंग में है कि डीकपलिंग की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए डीकपलिंग ना हो, डी रिस्किंग हो, फ्रांस की भारत में निवेश ज्यादा हो, डिफेंस कोऑपरेशन ज्यादा हो, इन चीजों पे चीन जरूर ध्यान देगा। चाह रही बात अभी बाकी इंडो पैसिफिक के देशों में, आपने उसके पहले आपने बर्लिन बोला जी। बर्लिन को ये देखना है कि बर्लिन का जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भारत के साथ है वो फ्रांस से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ये ज्यादा है, एफडीआई ज्यादा है, ट्रेड ज्यादा है, लेकिन बर्लिन का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो इतना बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड स्पेस एंड न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर में तो हो लेते रहा, डिफेंस में क्या सबमरीन डील हो सकती है वो ये देखेंगे। एयरबस की कोई बात हो तो वो बर्लिन को रास आती है, लेकिन बर्लिन साइबर इश्यूज पे जरूर देखता है। और ये अगर आप फ्रांस और जर्मनी की एक तालमेल देखें तो जर्मनी इज द लीड इकोनॉमिक पार्टनर, फ्रांस इज द लीड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्योंकि जो ओडीए जर्मनी से आता है वो फ्रांस से बहुत कम है। तो इनको इकट्ठा देके तो है। बाकी रही है इंडो पैसिफिक की बात। इस क्षेत्र में जो फंक्शनल कोऑपरेशन भारत और फ्रांस की है ये अच्छी चल रही है। देखिए इंडिया यूएई फ्रांस ट्राइलैटरल है, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलैटरल है, हमारा इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन फंड खुलने वाला है। तो इन चीजों में हम देख रहे हैं। और इसमें एक खास बात है कि एक हेल्थ के ऊपर सेंटर इंडो पैसिफिक का भारत और फ्रांस इकट्ठा करना चाहिए। अब ये जो अप्रोच है इंडो पैसिफिक को, ये जो क्वाड का अप्रोच है उससे ये मिलता जुलता अप्रोच है। बिल्कुल एम्बेसडर, फ्रांस इज क्वाड प्लस फॉर इंडिया। इसमें एक और सवाल मेरा एम्बेसडर साहब आपसे होगा कि जिस निवेश की बात लगातार भारत करता रहा है और कोविड पोस्ट कोविड के बाद से जिस तरह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आए, उसको लेके जो तमाम बड़ी कंपनीज है वो सशंकित हैं, आशंकित हैं। ऐसे में लगातार वो बड़ी कंपनियां इस बात को लेकर सोच रही हैं कि क्या चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पे काम किया जाए, और उस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में उन तमाम निवेशकों को सबसे अच्छा अगर कोई डेस्टिनेशन लग रहा है तो वो भारत लग रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? तो बिल्कुल यही कहता रहता हूं कि जी भारत आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। लेकिन जब देखिए, जब आपका निवेश ही बहुत बड़ा नहीं है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी? पहले तो डेप्थ आनी चाहिए ना। फ्रांस के साथ जो हमारा एफडीआई है वो इतना ज्यादा नहीं है, इट्स ओनली 11th इन द लिस्ट। तो मैं पहले तो फ्रांस की कंपनियां यहां पर अपना निवेश बढ़ाएं, फिर उसको डीपन करें। अब उसमें डीकपलिंग ना करें, चाइना प्लस वन ना करें, भारत का जो मार्केट इतना बड़ा है उसको ही सोच के निवेश कर लें। जो डीकपलिंग की बात है वो तो डी रिस्किंग की बात है कि अब चाइना की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंस कम करके भारत के साथ भी एक डिपेंडेंस क्रिएट की जाए, न्यू सप्लाई चेन। न्यू सप्लाई चेन डीपनिंग
इन्वेस्टमेंट। और तीसरी बात है, ये फ्रांस को अब समझना चाहिए कि भारत का आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और अफ्रीका के साथ, खासकर ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के साथ, जहां फ्रांस का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, भारत के प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स। तो उनकी कंपनियों को सिर्फ भारत का ही मार्केट नहीं बट आसियान और अफ्रीका का मार्केट भी देखना चाहिए। और उनकी जो कंपनियां हैं वो हमारे साथ जुड़कर वेस्ट अफ्रीका, जहां फ्रांस का प्रभाव ज्यादा है, उसमें भी सप्लाई कर सकती हैं एट बेटर एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो ये थोड़ा हमें आगे सोचना है, लेकिन इन चीजों में इकोनॉमिक सेक्टर में फ्रांस के साथ जो हमारा सहयोग है वो थोड़ा लो चल। ठीक है। डॉक्टर अंशु, उन्होंने वेस्ट अफ्रीका की बात की, निवेश कर रहे हैं कि वेस्ट अफ्रीका, लेकिन ईस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के साथ में रेड सी, हूथी उग्रवादियों को मैं जोड़ना चाहूँगा। क्या ये एक बड़ा रीज़न है कि बहुत से जो निवेशक हैं, खासकर जब हम भारत की बात करते हैं और उस पूरे इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, रेड सी कितना बड़ा चैलेंज हूथी विद्रोही और उसमें भारत जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि अभी बीते दिनों पीएम ने भी कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पूरे इंडो पैसिफिक में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहा है और तमाम देशों को निश्चिंत रहना चाहिए। ऐसे में ये हूथी विद्रोही और उसको कंट्रोल करने में भारत जिस तरह से रोल प्ले किया है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, यदि हम पूरे इस इंडो पैसिफिक रीजन को देखें और इसके अलावा मैं साथ साथ ले लूँगी, अगर हम हिंद महासागर के भी क्षेत्र को देख लें तो हम कई ऐसी चुनौतियों को देखते हैं। हम हूती विद्रोहियों को यहाँ पर सीधे सीधे ले रहे हैं, लेकिन हम चीन को भी ना भूलें कि किस प्रकार से दोनों ही क्षेत्रों में एक इनडायरेक्ट मनूवरिंग्स के जरिए बार बार चीन आकर के और एक अग्रेसर की भूमिका निभाता है। तो जब हम इस प्रकार की सुरक्षा पर आई चुनौतियों को देखते हैं और दोनों ही क्षेत्र, चाहे आप इंडो पैसिफिक को ले लें या आप इंडियन ओशन का रीजन ले लें, ट्रेड की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमने देखा पिछले दिनों कैसे चीन ने इंडियन ओशन पर भी अपना कहीं ना कहीं साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी तो उसने अपना ही रखी थी। इसके अलावा के किसी पोर्ट पे आके बिल्कुल उन्होंने इंडियन ओशन फोरम की स्थापना कर दी। जैसे भारत के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि कैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन चल रहा है, तो चाइना ने एक पैरेलल एसोसिएशन खड़ा किया है। ये एक ज्यादा बड़ी चुनौती मैं देखती हूँ असीम, क्योंकि जो सीधा सीधा कुछ उग्रवादियों से या कुछ सीधा सीधा खतरा सामने आता है उसका सामना सामरिक दृष्टि से किया जा सकता है, लेकिन जो इस प्रकार के कूटनीतिक जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं बार बार कहते हैं कि जब हम इंडो पैसिफिक में देखते हैं या हिंद महासागर के क्षेत्र में देखते हैं, भारत की न सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, भारत की जो एक सोच है और आज की तारीख में भारत की जो नौ सैन्य क्षमता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत सुदृढ़ रूप से इस प्रकार के, चाहे आप उग्रवादियों को ले लें, विद्रोहियों को ले लें या चीन जैसे देशों को ले लें, सबका सामना करने में भारत सक्षम है। चूंकि इस मैटर पे दोनों ही देश काफी सहमत हैं कि एक ओपन हो, नेविगेशन फ्री हो, कोई भी उसमें नेविगेट कर सकता हो इंडो पैसिफिक में, इसका पक्षधर फ्रांस भी रहा है, बाकी देश भी रहे हैं, भारत के साथ उन्होंने सुर से सुर मिलाया है। निश्चित तौर पर फ्री, स्टेबल, इन्फ्लुएंस फ्री इंडो पैसिफिक रीजन और फ्री, स्टेबल, इन्फ्लुएंस फ्री इंडियन ओशन रीजन, ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते हैं, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, तो ऑयल एंड गैस का जो एक हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, या हम अलग अलग दूसरे और रास्ते देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, चोक पॉइंट्स हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान में ग्वादर के पास है और ग्वादर पे पहले ही चीन जाकर के अपना कहीं ना कहीं एक बेस बना चुका है जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसा कि मैंने कहा कि इन क्षेत्रों में कूटनीतिक चुनौतियां जो हैं उनको देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से जो चीन जैसे देश हैं वो यहां पर बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन जो रीजन्स हैं, वहां के जो आसपास के देश हैं, उनके अलावा उनसे जो दूर देश हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक उनकी नजर रहती है, क्योंकि इनका फ्री रहना, स्टेबल रहना, इन्फ्लुएंस फ्री रहना, स्वतंत्र रहना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी एम्बेसडर गुरजीत सिंह, अब मैं एनर्जी सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले असीम ने बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत दोनों देश कर चुके हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा
सबसे बड़ी पावर माना जाता है फ्रांस न्यूक्लियर पावर के लिहाज से, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता नहीं है। कितना भरोसा कर सकते हैं हम एनर्जी क्षेत्र में एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से फ्रांस से मदद पाना, और क्या दोनों देश एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं? से पहले कुछ इंडियन ओशन के ऊपर टिप्पणी करना चाहता। जी जी जी, इसका लिंक है इसके साथ। भारत ने फ्रांस की मदद की आयोरा की सदस्यता पाने के लिए, क्योंकि भारत का सहयोग फ्रांस से बढ़ रहा है, तो भारत ने कहा फ्रांस भी इंडियन ओशन की शक्ति है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइलैंड टेरिटरीज। उसके बदले में फ्रांस ने भारत को इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर बनाने की पेशकश जी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात रही कि जो फ्रांस की बेसेस हैं इंडियन ओशन में, जिबूती, मायोट, रियूनियन, वो तीनों जगह पर भारत को, क्योंकि हमारी संधियां हैं अब फ्रांस के साथ, वहां पर हमारी नेवी को एक्सेस है, तो हमें अपनी बेस खोलने की जरूरत नहीं है, हमको उनकी बेस से मदद मिलती है। और भारत, फ्रांस और जापान 3 ऐसे देश हैं जिनका इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो अफ्रीका तक जाता। अब रही बात एनर्जी सिक्योरिटी की, भारत और फ्रांस का एक तालमेल है मोजाम्बिक में, जहां बहुत बड़ा निवेश हो रहा है गैस में, और वहां से गैस भारत बिना कोई दुविधा के पहुंच सकती है, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर में फ्रांस के साथ सहयोग है। अब उस मोजाम्बिक में उग्रवादी आ गए थे कैबो देल रेगाडो में, नॉर्थ मोजाम्बिक में, जहां पर फ्रांस और भारत की कंपनियां निवेश कर रही थी। तो भारत और फ्रांस के तालमेल से फ्रांस ने मदद की और रवांडा के सैनिक आए और उस उग्रवादियों को संभाला। तो हमारी जो वहां निवेश है उससे हमारी गैस सिक्योरिटी जो है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे उससे कोयले की सिक्योरिटी भी वहां से आएगी। तो ये मोजाम्बिक में इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन भारत की गैस और कोल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी ज्यादातर बात नहीं होती है, ये थोड़ा अंडर द रडार रहता है। ठीक है। अब मैं अगर आ जाऊं, जो आप बोल रहे थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है, और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोशिश कर रहा है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनमें हम और सोलर प्लांट्स लगाएं, और प्रॉब्लम रहती है फाइनेंसिंग की। तो अब हाई फाइनेंस मॉडल बनाए जा रहे हैं जिनमें उन देशों के ऊपर लोन लेने का भार नहीं हो, लोन रीपे करने का भार नहीं हो, उसमें निवेश भी हो, ग्रांट भी हो और प्राइवेट सेक्टर लीवरेज भी हो। इसमें फ्रांस के साथ बात चल रही है, लेकिन फ्रांस का जो एएफडी है वो जर्मनी के जीआईजेड और अमेरिका के और यूके के डिफिट से थोड़ा अलग है। तो वो अपने अंदरूनी अभी रूल को समझ रहा है, और भारत और फ्रांस का ट्राइलैटरल कोऑपरेशन इन अफ्रीका विच विल इंक्लूड एनर्जी सिक्योरिटी आने वाला है, क्योंकि उसका जो रोल भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से देखा गया है वो एग्जांपल वहां पर अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन एम्बेसडर, आपने कहा मोजाम्बिक की बात की, और मोजाम्बिक में जो भारतीय कंपनियां गैस एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं और फ्रांसीसी कंपनियां, चूंकि अच्छे संबंध हैं वहां से हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि 2070 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने दिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल, कि जितने कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे वो सारे के सारे कैप्चर हो जाएं 2070 तक। इसमें आईएसए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, फ्रांस भी उसका सहभागी देश है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ऐसे में गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। वो चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ फिलहाल गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भी भारत आगे बढ़े। ऐसे में मोजाम्बिक एक एग्जाम्पल है किस तरह से हम वहाँ से गैस को ला पा रहे हैं फ्रांस के सहयोग से। आने वाले दिनों में एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे वो गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, फ्रांस किस तरह से रोल प्ले कर सकता है?
में एक चीज और जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन मिशन है वो जर्मनी के साथ आगे बढ़ रही है, फ्रांस के साथ भी बढ़ रही है, लेकिन उसको हमें ज्यादा अलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक यूरोपियन हाइड्रोजन मिशन है, एक यूरोपियन हाइड्रोजन मार्केट बनेगी जिसमें फ्रांस और जर्मनी की कंपनियां भारत में निवेश करें, यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाए, वो अमोनिया के जरिए यूरोप में एक्सपोर्ट हो और वहां पर रिकन्वर्टेड टू गैस होकर वहां पर उनकी मदद करेगी इन रिड्यूसिंग कार्बन। इसमें एक निवेश और टेक्नोलॉजी का रोल है जो जर्मनी से भी आएगा और फ्रांस से भी आएगा। जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है वहां पर भारत की जो कंपनियां हैं और फ्रांस का टोटल है, इनका आपस में जॉइंट वेंचर है। भारत का अभी तकरीबन $10 बिलियन निवेश हो चुका है, आखिर में जाके तकरीबन 20 बिलियन का निवेश होगा। ये सबसे बड़ी गैस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है और ये फ्रांस के साथ हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर अंशु, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा। चाहे वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो या फिर जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, करार हैं, और वहाँ से भी हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से हम उनसे वहाँ से भी गैस और बाकी जो चीज़ें हम वो इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे में किस तरह का रोल आने वाले दिनों में एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये तमाम देश रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम बार बार इस बात को बहुपक्षीय मंचों से कह रहे हैं कि जो अब की सदी है वो ग्लोबल साउथ के देशों की है, और उसमें हम एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका को ना भूलें। जो लैटिन अमेरिका के देश हैं उनको हम आगे जी अभी हमने हाल ही में अर्जेंटीना के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण पैक्ट साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्रांस की भी मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका देखती हूँ, क्योंकि जैसे ट्राइलेटरल लेवल पर भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए और टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में साथ काम करने के लिए एक ट्राइलेटरल मंच पर साथ में काम कर रहे हैं। और फिर इन यदि रीजन्स की तरफ आऊं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, या आप सेंट्रल एशियन जो देशों की बात कर रहे हैं, तो जी तो इन तमाम जो देश हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं इस प्रकार से लैटिन अमेरिका में हम जाकर के किस तरह से वहां हम इन्वेस्टर हैं, हम कैसे इन्वेस्ट करके और वहां पर साथ काम कर सकते हैं। अफ्रीका, सेंट्रल एशिया की ओर यदि मैं जाऊं तो वहां पर हम इस प्रकार का एक रूट या एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दक्षिण एशिया और इसके पार के देश वहां तक पहुंच सके। हमने एक तापी गैस पाइपलाइन की भी शुरुआत की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्रांस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मुझे दिखाई पड़ती है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेहमान भी बने हुए हैं। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत फ्रांस दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत आज हो रही है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2022-2023 में देखें तो कई बार दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिल चुके हैं। शॉल्स से माओ मुझे याद आता है, जहां पर G7 के साइडलाइन उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होती रही है। बाली की बात करें, बाली में जब G20 की मीटिंग हुई, उसके इतर दोनों देश के नेता मिले। बहुत सारे मोर्चों पर जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर दोनों, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है पूरी दुनिया की। और अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भारत और फ्रांस, अगर हम बात करें, इन दोनों महाशक्तियों की जो आवाज़ है उसको पूरी दुनिया इस वक्त किस तरह से देख रही होगी, क्योंकि जब दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर और नज़दीक आएंगे, पीपल टू पीपल केमिस्ट्री हो, चाहे PM टू प्रेसिडेंट केमिस्ट्री हो, तो वो भी सारी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय रहता है। देखिए, जहाँ तक दोनों ही नेताओं के बीच के संबंध की बात मैं देखूं
तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का वैशिष्ट्य कहूंगी कि वे अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ एक अपनी मैत्री को अलग स्तर पर ले जाते हैं। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष को कहते हुए सुनते हैं कि मोदी इज बॉस, तो अब अचरज नहीं होता है। तो वही जब हम मैक्रों की ओर देखें तो एक बड़ा ही मैत्रीपूर्ण सहज संबंध दोनों के ही बीच है, और इसको देखते हुए जो दोनों ही देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो एक अलग अध्याय पे जाती हुई दिखाई देती है। और आपके यदि प्रश्न पर आऊं तो कई ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिनको लेकर जब हम बहुपक्षीय मंच से या वैश्विक स्तर से भारत और फ्रांस की आवाज को देखें तो वो आवाज एक दिखाई पड़ती है। तो चाहे आप क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के मुद्दे को ले लें, आप आतंकवाद के मुद्दे को ले लें, आप लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात को ले लें, आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को ले लें, आप एक रणनीतिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग की यदि बात को ले लें, तो वहां भारत और फ्रांस की आवाज मुझे एक दिखाई पड़ती है। और बहुपक्षीय मंचों पर निश्चित ही दोनों बड़े सुदृढ़ देश हैं। हमने जब G20 होस्ट किया नई दिल्ली में तो हमने देखा, अच्छा फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जो महत्वपूर्ण आंतरिक कुछ इस प्रकार के मुद्दे हैं वहां हमें हमेशा फ्रांस का समर्थन मिला है। तो जब हमने 1998 में जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, तो वहां पर हम पर अमेरिका जैसे देशों तक ने तब बैन लगाए, लेकिन फ्रांस हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा। स्पेस कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी फ्रांस हमारे साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। और फिर यदि हम देखें कि यूएनएससी में जो भारत को परमानेंट मेंबरशिप की बात है, फ्रांस ने हमेशा उसका सहयोग किया है। एनएसजी अगर आप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रांस का हमेशा सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहा है। तो इस दृष्टि से अब यदि मैं वैश्विक चुनौतियों को देख लूं तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली है। इसमें दोनों के जो द्विपक्षीय संबंध और मुद्दे हैं उनकी तो चर्चा होगी कि सहयोग को अगले स्तर पर कैसे ले जाया जाए, लेकिन जो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं इनको लेकर के भी मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, एम्बेसडर गुरजीत सिंह सर, ये मेरा सवाल ये कि अभी हमने देखा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हमें तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बननी है। ऐसे में भारत को तीसरी बड़ी इकॉनमी खबर आ चुकी है। देखिए इस वक्त दो ऐसा लग रहा है बहुत पुराने मित्र हैं, वो मिल रहे हैं और जिस केमिस्ट्री का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे स्टूडियो में आपको दृश्य में दिखाई दे रही है। अब देखिए कितने सहज तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए। और इस वक्त जंतर मंतर, ये जंतर मंतर की दृश्य जंतर मंतर यूनेस्को का हेरिटेज साइट और शोभा यात्रा, अगर मैं इसको हेरिटेज टूर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें यहाँ से जंतर मंतर से निकल करके सांगनारी गेट तक जाएंगे, हवा महल में बीच में स्टॉप ओवर है, उसके बाद मसाला चाय का आनंद लेंगे और फिर बायलेटरल। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं, ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के ज़रिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे। और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के ज़रिए दो महाशक्तियाँ अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के ज़रिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की यह धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत
अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए अमृतपाल। अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसका सिंबलिज्म यही है कि प्रधानमंत्री एक तो जयपुर को यूज करना, भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित मतलब सीमित नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है और भारत अपने आप में एक बहुत डाइवर्स और सुंदर मुल्क है। उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स हैं। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है। यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेम्पर, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेम्पर ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन एथॉस थी उसमें स्टीप दिन था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ उनको रिसीव करना, जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है असली। अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकेंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइड लाइन्स पर दोनों लोग मिलते रहे हैं। और लेकिन आज का जो दिन है वो लगता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है, बातें हेरिटेज को लेकर के होंगी, संस्कृति होगी, और मुझे लगता है फ्रांस भी एक प्राचीन संस्कृति है और इमैनुअल मैक्रो भी भारत की प्राचीन संस्कृति को देख करके उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कितनी समृद्ध विरासत रही है भारत की। बिल्कुल, फ्रांस तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है। वहाँ पर जो रेनेसां आई, वो पेरिस की स्ट्रीट्स पर आई, यूरोपियन रेनेसां, और आज ये दिखाना, मैं इनफैक्ट अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर आपको दिखा पाएं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब जंतर मंतर से निकलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हुए सड़कों पर एक ओल्ड सिटी की, जो वॉल सिटी की सड़कों पर यहाँ पर आएंगे, हवा महल पर। ये अपने आप में एक 16th सेंचुरी जो मॉन्यूमेंट है आपका, वो ऐसा बनाया गया था कि इसके झरोखे, इसकी जालियां, कि आप विंड को कैसे यूटिलाइज कर पाएं जब आपके पास एसीज नहीं हुआ करते थे, कूलर्स नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे। तो कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए। तो क्लियरली ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, सुंदर बिल्डिंग है, पर उसके अलावा इसकी यूटिलिटी, इसका और उसका साइंस को यूज करना इस आर्किटेक्चर में, ये क्लियरली दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री, आपने सही कहा कि ये वाला पार्ट जो है, पहले उनको रिसीव करना, उनका आमिर फोर्ट जाना, और फिर उनको जंतर मंतर पे रिसीव करना, फिर ओल्ड सिटी, जिसको जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना। लोग, अभी तो जहां मैं हूं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको खाली करवा लिया गया है, पर जब मैं आ रहा था यहाँ पर लोगों का हजूम है सड़कों पर, जैसे पुराने वर्ल्ड सिटी नहीं होते, छोटे छोटे घर हैं, उनके झरोखे हैं, अपनी बालकनीज पे खड़े हैं लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए दोनों लीडर्स की। तो शहर में उत्सुकता है। फिर शाम को जब आरामबाग पैलेस में ये रात्रि भोज के लिए मिलेंगे, तो वहाँ दोनों लीडर्स की जो सब्सटैंशियल मुद्दे हैं उन पर करीब 1 घंटे की बातचीत होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन इनके साथ आई है, जिसमें इनके विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट जो सेक्टर से बड़े कॉर्पोरेट काउंसिल्स हैं, वो इनको कंपनी कर रहे हैं। राजस्थान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, पर डॉक्टर एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोवल ये प्रधानमंत्री के साथ होंगे। तो क्लियरली ये विजिट का सब्सटैंशियल और जो आपने कहा कि सॉफ्ट कल्चरल एस्पेक्ट दोनों है इस 6 घंटे जो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ बिता रहे हैं। जी इस वक्त हम देखें तस्वीरों में तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्त केमिस्ट्री के बीच दोनों नेता एक बार फिर से मिल रहे हैं। 6 बार पहले मिल चुके हैं अगर 1 साल की हम बात करें, और उसके बाद कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और इस शोभा यात्रा की जो शुरुआत अभी थोड़ी सी देर बाद होने वाली है, जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर, जहां पर 18th इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और सबसे बड़ी पत्थर की ऑब्जर्वेटरी बनाई थी सवाई राजा जयसिंह ने, और लघु सम्राट यंत्र जो अभी थोड़ी देर पहले आप घड़ी देख रहे थे, जिसके जरिए जिसको सन डायल कहा जाता है और आप लोकल टाइम को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अमृतपाल जी, अगर दोनों देशों के रिश्ते की बात की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अच्छे समय की शुरुआत हुई है? क्योंकि एम्बेसडर गुरजीत जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप, जैसे एम्बेसडर गुरजीत सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, पहले भी करती आई है, पर अब जैसे जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप कंप्लीटली दुनिया को ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं, रियलिटी को, वो रियलिटी कैसे प्ले आउट होती है, उसके फायदे आपकी आम जिंदगी में क्या हो सकते हैं, वो एक क्वांटम जंप होगा। तो जो देश उसके लिए तैयार होंगे वो उसका फायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। और भारत और फ्रांस की कमिटमेंट इसको अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करना, ना सिर्फ अपने लोगों की, दुनिया के उन देशों के में जो आवाम रहती है या जो आबादी रहती है उनकी जिंदगी बेहतर करना, अपने एडवांटेज को यूज करके और कोलैबोरेट करके। तो ये क्लियर कमिटमेंट दिखती है भारत और फ्रांस की। बिल्कुल। और डॉक्टर अंशु, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इन तस्वीरों पे कि चूंकि ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर, और भारत यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी जो लिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हर साल उसमें 1, 2, 3, 4 इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इसके पीछे भी एक मैसेज है कि भारत अपने कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज को कितना संभाल के रख पा रहा है, उसका कितना केयर कर रहा है। निश्चित तौर पर। और इसमें लेकिन एक और बिंदु हम जोड़ें यदि असीम, तो भारत की शक्ति का मैं परिचय कहूँगी कि ये देखिए, ये कितने सुंदर दृश्य, ये भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक शक्ति थी, ये उसके कहीं ना कहीं दृश्य हैं, ये झरोखे हैं जो हम देख रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखा। तो अब जो ये हर साल, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी धरोहर है, ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं ये डीकोलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से। और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल मैं देखती हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है, उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में नहीं है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कई ऐसी एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। 4 BC में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी। फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं, उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं। गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए, शोध के लिए भारत आया करते थे। और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीरें इनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वाकई हम थे, हम बीच में उसे भुला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हम
विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु, विश्व मित्र। तो जो मैक्रों के साथ खड़े हैं वो विश्व मित्र मुझे दिखाई पड़ते हैं और उनके पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो विश्व गुरु का दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। विश्व गुरु और विश्व मित्र एक साथ हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, नहीं, अगर थोड़ा सा मैं लिबर्टी ले पाऊँ लाइट हार्टेड कमेंट के लिए, तो विश्वामित्र जैसे ऋषि पहले से ही हमारे देश में रहे हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है शून्य के साथ साथ हमने दशमलव भी दिया। अगर दशमलव या वो डॉट नहीं होता तो .com भी नहीं होता। निश्चित तौर पर। लेकिन आज .com की भी जरूरत है। हाँ, वो डॉट जो है ना, हमारे हाथ होता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम, तो अगर बिंदु ना हो ना, उस बिंदु से उस बिंदु को सृष्टि का निर्माण माना जाता है। उस बिंदु से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। वो बिंदु अगर भारत ने दिया है विश्व को, जिसको विश्व गुरु बार बार कह रहे हैं, हालांकि विश्व को लोग ज्यादातर 183 देशों का एक समूह मानते हैं। हमारी सनातन परंपरा में विश्व, जो कि भगवान विष्णु का पहला नाम है सहस्त्र नाम में, उसमें विश्व पहला ही नाम है भगवान विष्णु का, और उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। तो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्व को अगर कोई समझता है इस पूरे दुनिया में, तो शायद भारत ही समझता है। निश्चित तौर कैसे, इसलिए हम बार बार कहते हैं विश्व। लोगों को लगता है विश्व गुरु क्यों है, लोग मजाक उड़ाते हैं। भारत विश्व गुरु बात करते हैं हम लोग, कैसे बन पाएंगे, हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कतें हैं और हम लोग अपने लोगों को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, विश्व गुरु करने की बात करते हैं। लेकिन वो न विश्व को समझते हैं न गुरु को समझते हैं, और विश्व गुरु का तत्व क्या है उसको समझते हैं। मुझे लगता है अजय उनकी बात नहीं करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इस तरह की चीजें, चाहे वो योगा, उसी बात पे मैं योगा की बात हो, इस तरह की बात हो, ये भारत अब हालांकि बहुत दिनों तक इसको छुपाया गया, नहीं बताया गया। लेकिन सोचिए लाइट हार्टेड की मैं टॉक की बात कर रहा हूँ। जब अमेरिका स्टेट विजिट पे थे, स्टेट विजिट तो उससे पहले, स्टेट विजिट से पहले जब संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि यूएस कांग्रेस को उन्होंने कहा कि भाई योगा पर हमने कोई अपना पेटेंट क्लेम नहीं किया है। हमने हल्दी पे पेटेंट क्लेम नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम विश्व को देते, क्योंकि हम देने में विश्वास करते हैं ना, हम साझा करने में विश्वास कर सकते हैं। हम दूसरे देशों की तरह नहीं, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो अब मेरे पास, मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, मैं फ्रांस हूं, तो मैं किसी दूसरे देश को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश हमसे आगे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बहुत सारे विकसित देश तो कहते हैं भाई। और अजय, ऑन अ सीरियस नोट, कि हमने कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे विकसित देश, 55 देशों को हमने कोविड की वैक्सीन दिया, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज जो कि विदेशों में थी, उन्होंने देने से मना कर दिया। न सिर्फ ये, हम देखें कि उस समय जो अत्याधुनिक देश थे, इटली जैसे देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, शेयर करने से मना किया उस फॉर्मूले। न सिर्फ अपने कोविड-19 से वे ना अपने लोगों को बचा पाए, न वे उतना इफेक्टिवली मैनेज कर पाए जितना हम कर पाए, हमारी कितनी जनसंख्या होने के बावजूद, और जिस प्रकार की हम एक कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमी, हम उतने अत्याधुनिक देशों में से नहीं आते हैं, पर हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। और हमने 115 से भी अधिक देशों को अपना वैक्सीन बना करके सहायता की। और शायद इसीलिए उस समय बोल्सोनारो ने एक कितना सुंदर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने भारत के द्वारा की गई सहायता को हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने से जोड़ करके और हमें धन्यवाद दिया था। तो ये वही फिर उसी बिंदु पर आऊंगी कि जो विश्व मित्र दिखाई दे रहे हैं, तो चाहे बोल्सोनारो हो, चाहे मैक्रो हो, चाहे हम अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को देख लें, उनके साथ वो मित्रता के नए आयाम जो हैं वो स्थापित करते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। और हमने देखा कि कई वर्षों तक एम्बेसडर की भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको शोकेस नहीं किया गया ग्लोबल फोरम पे। हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी में दोनों ही पावर का, सॉफ्ट पावर का भी, हार्ड पावर का भी, दोनों का ही बहुत ही अहम रोल होता है। ऐसे में बहुत वर्षों तक हमने उस पावर का डिस्प्ले नहीं किया। अब बीते 10 वर्षों में हमने देखा है, चाहे वो योग की बात हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने ग्लोबल फोरम पर इसको डिस्प्ले किया। और दुनिया जानी कि वाकई भारत जो कह रहा है कि वो विश्व गुरु बनना चाह रहा है, तो उनके पास वो ऐसे एसेट्स हैं जिनके दम पर वो बन सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दूरदर्शी नीति और उनका जो एक विजन था, उसको आप कैसे देखते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आईने में? मैं उसे बड़ी पॉजिटिवली देखता हूं। और देखिए, अंशु जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में और सुंदर शब्दों में ये बात समझाई, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय भारत की जो कूटनीति है वो एक फुलसम डिप्लोमेसी है, उसमें कोई भी पहलू छुपा नहीं। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरिस्मा हो, चाहे उनका
पर्सनल केमिस्ट्री हो लोगों के साथ, चाहे सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर हो, हर चीज में हम मिलने को लोगों से तैयार हैं और हम अपनी जो क्षमताएं हैं वो दिखाने को भी तैयार है और उनसे सहयोग करने को भी तैयार। तो अगर आप ये जो पहले चर्चा हुई थी 2047 तक जो एक रोड मैप बना है, उसमें अगर आप देखें तो जैसे न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर फ्रांस सिर्फ हमें चेटापुर में लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन भारत का जो युवा वर्ग है उनकी ट्रेनिंग भी करना चाह रहा है कि वो अलग अलग रिएक्टर्स, चाहे वो स्मॉल रिएक्टर्स हो, अपर्चर रिएक्टर्स हो, लार्ज रिएक्टर्स हो, सबकी ट्रेनिंग हो। तो ये जो आप पहले बिंदु की बात कर रहे थे, जो भारत के युवा वर्ग की क्षमताएं हैं उनको इस्तेमाल करके भारत विश्व गुरु की ओर और बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो स्किल्स हैं वो आगे बढ़ेगी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन एम्बेसडर एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्बेसडर ये बताएं कि हमने देखा कि ठीक है हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तमाम देशों के साथ, हमारे पास सॉफ्ट पावर भी है, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं बेसिस के दम पे हमने देखा कि जिस तरह से ब्रिक्स में नए मेंबर्स को जोड़ा गया, भारत ने उसकी शुरुआत की, पहल की और उसको जोड़ लिया गया, G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, हमने देखा दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। तो ग्लोबल फोरम पे, ग्लोबल मंच पे जिस तरह से भारत की बात को माना जा रहा है बड़ी बड़ी शक्तियों की तरफ से, ये किस बात का संकेत आपको दे रहा है? भारत की कोशिश है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज किया जाए। जो संयुक्त राष्ट्र है उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो अवसर भारत को मिलते हैं, जैसे ब्रिक्स में मिला, G20 में मिला, भारत ने पूरी क्षमता से कोशिश की कि हम उसमें उन देशों को लाए जो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन पे ऊपर हमने कंसेंसस बनाया, ये G20 में बनाया, ब्रिक्स में बनाया। ये भारत की लोग इसलिए बात समझते हैं क्योंकि हम वेस्ट से भी, ईस्ट से भी, साउथ से भी सबके साथ तालमेल रख रहे हैं। तो इसमें भारत एक डिप्लोमेटिक स्वीट स्पॉट पे है, उसका हम पूरा फायदा उठा रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस हम अपने लिए नहीं पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बनाया जाए। इसलिए फ्रांस के साथ भी जब हमारी बात होती है, मैंने जिक्र किया ट्राइलैटरल कोऑपरेशन का, तो अफ्रीका में, इंडो पैसिफिक में भारत और फ्रांस इकट्ठे होकर बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो भारत का जो ये एक आउटरीच है, ये भारत की सक्सेसफुल डेवलपमेंट कोऑपरेशन का नतीजा है, जो हमने 75 साल से की हुई है, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं हो पाता। लेकिन ये जो विश्व गुरु, कई ग्लोबल साउथ में तो भारत को विश्व गुरु मानते हैं। बिल्कुल। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जी, हाईटेक प्रोग्राम है वो गुरु है उनका। जी एम्बेसडर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अमृतपाल सिंह बने हुए हैं जयपुर, हालांकि वो चंडीगढ़ से आते हैं और चंडीगढ़ को लेकर के तो फ्रांस का जो सहयोग है वो लगातार जारी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के। अमृतपाल सिंह जी, केंद्र में हम दिल्ली में नेताओं को तो जरूर बुलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब होस्ट करने लगे हैं अलग अलग शहरों में। राष्ट्रपति मैक्रो जा चुके हैं आगरा, वाराणसी, उसके बाद मेरे अपने शहर मिर्जापुर, जहां पर एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट की भी उन्होंने शुरुआत की थी। आज जयपुर में क्या माहौल है? आज ये चौथा शहर जिसे वो देखने का मौका उन्हें मिला है। देखिए, जयपुर की सड़कों पे माहौल उत्सुकता का है, लोगों में जज्बा है, उनकी एक झांकी पाने का, झलक पाने का दोनों लीडर्स की। अभी जंतर मंतर के बाद थोड़ी देर में वो जब वहाँ से निकलेंगे तो रोड शो करेंगे। लोग अपने घरों पे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि बाहर अपनी बैल्कनीज, अपने जो रुकों से में खड़े हैं उनको देखने के लिए सड़कों के अलॉन्ग लाइनअप किए हुए हैं झलक पाने के लिए। लोगों के हाथ में प्रेसिडेंट मैक्रोन के कटआउट्स हैं, छोटे पोस्टर्स हैं, भारत का झंडा है, फ्रांस के झंडे हैं। तो लोगों में उत्सुकता है,
खुशी भी है कि मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में आके कर्तव्य पथ पे परेड देखते हैं, उससे पहले वो इनके शहर आए हैं और इनके शहर सबसे फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल किया है जब इस विजिट में, तो लोगों में उत्सुकता है। मैं ऐसे करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ हवा महल पर। देखें कितनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, इसकी जो ब्यूटी है वो ऑफ कोर्स दुनिया जानती है, पर ये अब लिट अप है और ये और सुंदर है। तो अभी जब वो रोड शो ख़त्म करेंगे वो यहीं हवा महल के पास ख़त्म करेंगे और यहाँ पर आकर दोनों नेता मिलेंगे, इसका आर्किटेक्चर देखेंगे और चाय का लुत्फ लेंगे। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि आपको दिखा सकूं कि यहाँ इसके ना, अमृतपाल, हम केवल आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपके दृश्य नहीं देख पा रहे हैं जी। हम केवल आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे एक्चुअली मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, तो ठीक है। तो हवा महल पर वो आएंगे और लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। ऐसे में अमृत, हम आपसे ये भी जानना चाहोगे, आपने कहा कि बीते कई वर्षों से आप MEA की बीट को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बीते 10 वर्षों की बात की जाए अमृत, आपकी अपनी नज़र में आपने जितना समझा, जितना जाना, इस 10 साल से पीछे के कार्यकाल में और बीते 10 वर्षों में भारत की जो विदेश नीति रही है, अगर भारत की विदेश नीति के लिहाज से समझा जाए प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेसी को, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर हो, किस तरह की डिप्लोमेसी बीते 10 वर्षों में भारत ने विकसित देशों के साथ भी, विकासशील देशों के साथ भी, या फिर जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, किस तरह की नीति रही है हमारी बीते 10 वर्षों में? देखिए, डिप्लोमेसी तो शुरू से होती आ रही है, ठीक है। ये पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी अब शुरू हुई है। हाँ, 2 फर्क आए हैं मेरी समझ से। एक, जो आपकी एंगेजमेंट है उसकी आपने विजिबिलिटी बढ़ाई है। दूसरा कि आपकी जैसे आपका स्टेचर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेचर वर्ल्ड स्टेज पर, तो आपकी हेफ्ट बढ़ रही है। आपकी, जैसे आप कह रहे थे, आप बात कर रहे थे प्रोफेसर जोशी और एम्बेसडर गुरजीत सिंह के साथ कि आप की दुनिया में बात सुनती है, अब आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो आपका स्टेचर राइज कर रहा है, आपकी हेफ्ट राइज कर रही है, ठीक है। इंडिविजुअल एजेंसी का भी एक रोल होता है।